एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल यानी कि 28 फरवरी 2023 को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर कुछ वीडियो बना दीजिए। तो मैं सोचा कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड अगर आप उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कल आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंड क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है कॉलेज में आने के बाद, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एंड जब आप आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में तो आप इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा, अंडरलाइन करके, ठीक है, ताकि आपके जो एग्जामिनर है उनको लगे कि आपने कुछ रिलेवेंट लिखा है अपने आंसर में एंड वो आपको अच्छे से मार्क्स दे दे। इसके अलावा आपको पैराग्राफ में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ पास्ट। यानी कि लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है पास्ट की स्टडी में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में लिखना है, तो आप पहले ये बताएंगे कि लिटरेरी सोर्सेज के एग्जाम्पल क्या क्या है। लिटरेरी सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिजीनियस लिटरेचर एंड फॉरेन लिटरेचर। इंडिजीनियस जो इंडिया में लिखे गए थे एंड फॉरेन लिटरेचर जो इंडिया में आकर फॉरेन लोगों के द्वारा लिखे गए थे। तो आपको ये सब डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो एक्सकेवेशन के टाइम पर मिलते थे, जैसे कोइंस, सील्स एंड बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, जो भी एक्सकेवेशन के टाइम पर मिलता था वो सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो ये बात है। तो आपको इसमें ये बताना होगा एंड आपको इसमें लिखना होगा कि लिटरेरी सोर्सेज जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती थी या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की ज़्यादा होती थी, आपको ये बताना होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है इनकी जो इम्पोर्टेंस है ज़्यादा मानी जाती है, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे जो लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे जो लिटरेचर मिला है जैन लिटरेचर, बुद्धिज्म में जो लिटरेचर मिला है वो, एंड ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर मिला है जैसे ऋग्वेद वगैरह, जो भी वेदास मिले हैं, धर्मशास्त्र वगैरह, ये सब कुछ लिटरेचर में आता है। तो लिटरेचर जो है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब कि इसमें हेरफेर की जा सकती है, इसमें झूठ लिखा जा सकता है, हो सकता है कि उसमें झूठ लिखा हो। बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है जैसे कॉइन्स हो गई, सील्स हो गई, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये जैसे है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। एंड इसलिए इनको बेटर सोर्स माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को, ठीक है। जैसे इंस्क्रिप्शन जो थे कॉपर प्लेट पर लिखे जाते थे एंड इंस्क्रिप्शंस को जब लिख दिया जाता था तो उनमें हेरफेर करना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि वो फिक्स होते थे, ठीक है। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्वेश्चन 2 है, टेल अबाउट सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोर्सेज बताओ। तो इसमें आपको दोनों सोर्स बताने होंगे, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड इसमें आपको ये बताना है कि लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या शामिल है, ठीक है। फॉरेन लिटरेचर कौन से होते थे, फॉरेन लिटरेचर वो होते थे जो कि हमारी कंट्री में आकर ग्रीक, चाइनीज एंड रोमन पीपल के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, ये बताना आपको। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते थे, जैसे सील्स हो गई, कॉइन्स हो गए, ठीक है। एंड इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना होगा, जैसे गुप्ता पीरियड में काफ़ी कॉइन्स थे जो कि मिंट किए जाते थे, कुछ शान रूलर्स जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनवाए थे, ठीक है। तो आपको ये सब एग्जाम्पल देने होंगे। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स होती है, स्तूपास मिलते हैं, ठीक है, जैसे सारनाथ में स्तूप मिला है, सॉरी जैसे सांची में स्तूप मिला है ना, तो आपको ये सब कुछ बताना होगा एग्जाम्पल के साथ। अगर आप आंसर अपना लिखेंगे तो वो ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा एग्जामिनर को एंड वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो आपको हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए लिखना होगा, ठीक है।
इसके अलावा कलरफुल पेन का आपको यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 ही पेन यूज़ करने हैं, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। एंड जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप एक बार आंसर शीट पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, इट इज द डेवलपमेंट फ्रॉम पैलोलिथिक टू मेसोलिथिक एज, जिसमें आपको पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड के बारे में लिखना है कि पैलोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स अगो, पैलोलिथिक जो पीरियड था वो कब स्टार्ट हुआ था, 2 मिलियन वर्षों पहले, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। इसके अलावा पैलोलिथिक जो पीरियड है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक, आपको ये सभी बताना होगा, ठीक है। मेसोलिथिक एज में आपको बताना होगा कि उस टाइम पर कैसे टूल्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। एंड आपको मतलब भी बताना होगा इनका, जैसे पैलोलिथिक जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पैलो प्लस लिथिक। पैलो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो पैलोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर को डिस्क्राइब करते हुए चलना है ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अगर आप अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिखेंगे, अगर आप उनको हाईलाइट करते चलेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अच्छा अपना आंसर एक अच्छे से प्रेजेंट किया है। एंड अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड इसमें ये जो पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज के बारे में आप बताएंगे तो आप इसमें टूल्स के बारे में भी बताएंगे कि पैलोलिथिक पीरियड में कैसे टूल्स का यूज़ होता था, मेसोलिथिक पीरियड में कैसे टूल्स का यूज़ होता था, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा। राइट एन एसे ऑन हड़प्पन टाउन प्लानिंग एंड इकोनॉमी, हड़प्पन टाउन प्लानिंग और इकोनॉमी के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप मान के चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही कहीं से नहीं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो आप इनको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड ये देखिए, हड़प्पन टाउन प्लानिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पन टाउन प्लानिंग के ऊपर, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से अपना प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता ही है हमेशा से, ठीक है। डिस्कस द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ एंड डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ये भी बताना होगा कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी इसके भी 3 पीरियड रहे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मिडल इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको ये तीनों बताने होंगे। इनका टाइम पीरियड भी बताना होगा कि कब से कब तक शुरू हुआ, ठीक है। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कब हुआ था ये भी आपको इसमें बताना होगा, ठीक है, विस्तार से। डिक्लाइन के कारण क्या क्या थे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं फ्लूड के कारण, मतलब कि बाढ़ आ गई थी, कई लोग बोलते हैं आर्यंस के इन्वेजन की वजह से, तो आपको सब कुछ बताना होगा अपने आंसर में ताकि वो रिलीवेंट लगे, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन अशोकाज पॉलिसी ऑफ धर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोकाज पॉलिसी ऑफ धर्म। इसमें आपको बताना होगा कि कलिंग की वॉर के बाद जो अशोका जो रूलर थे उन्होंने सारा जो युद्ध वगैरह जो करते थे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था एंड उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एंड तब उन्होंने जो बुद्ध धर्म की जो टीचिंग्स थी उनको लोकल लैंग्वेज में लिखवा कर जगह जगह उन्होंने अपने धम्म बनवाए, ठीक है। तो आपको उसमें ये लिखना होगा। इसके अलावा आपको ये भी लिखना होगा कि जो अशोक रूलर थे उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, आपको सब कुछ बताना होगा इसमें, ठीक है। एंड उन्होंने जो धम्म बनवाए थे उससे जनता में क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों पर क्या असर पड़ा, ये भी आपको बताना होगा। तो आप इनके आंसर्स ढूंढ ढूंढ के अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इवेल्युएट दी अचीवमेंट्स ऑफ कुषाण, जो कुषाण रूलर्स थे उनके अचीवमेंट्स को इवेल्युएट करिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड आपका हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 to 8 पेजेस में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाईलाइट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, इसमें देखिए सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान। ऋग्वेदिक पीरियड माना जा रहा है 1500 BC से 1000 BC तक का, आपको ये सब कुछ बताना होगा इसमें। इसके अलावा उस टाइम पर सोशल कंडीशन क्या क्या थी, लोग कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे, ठीक है।
एंड लोग एग्रीकल्चर के टाइम पर क्या कल्टीवेट करते थे, ठीक है, व्हीट बार्ले ये सब वो कल्टीवेट करते थे, आपको ये सब कुछ बताना होगा। उस टाइम पर वीमेन की क्या कंडीशन थी सोसाइटी में, ठीक है, ये भी बताना होगा। एंड इकोनॉमिक वे में आपको बताना होगा कि उस टाइम पर जो लोग थे उनके आजीविका का मुख्य साधन क्या था, ठीक है, वो पशुपालन करते थे या नहीं। एंड वन व्यवस्था, इन सब के बारे में आप बता दीजिएगा उस टाइम पर, ठीक है, वैदिक पीरियड के दौरान। 9th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें आपको आ सकता है, हो सकता है कि इसमें ये पूछ लिया जाए कि सिर्फ बुद्धिज्म की मेन टीचिंग्स बताइए, तो आपको बुद्धिज्म की मेन टीचिंग्स को विस्तार से बताना होगा। अगर आ जाए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की टीचिंग्स को बताइए, तो आपको दोनों की टीचिंग्स को लिखना होगा, ठीक है। एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, ठीक है, जरूर आता है एग्जाम में। राइट एन एसे ऑन मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर जो था उसके ऊपर ऐसे लिखना है। मेगालिथिक कल्चर यही है, मतलब कि जैसे उस टाइम पर साउथ इंडिया में ये परंपरा थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, उस व्यक्ति को जमीन के अंदर दबाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था ईंटों का, ठीक है, उसको मेगालिथिक कहा जाता था। मेगा यानी कि बिग, मेगा का मतलब होता है बड़ा या बिग, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है, तो बड़ा सा स्टोन बना दिया, बड़े से स्टोन से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था उस व्यक्ति की जहाँ कब्र के ऊपर, जहाँ पर उसको दबाया जाता था, ठीक है, तो इसी को मेगालिथिक कल्चर बोलते थे, मतलब कि वो लोग बरी कर देते थे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। राइट एन एसे ऑन पोस्ट मोरियन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पोस्ट मोरियन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर आपको बताना होगा कि मौर्याज जो थे उनके डिक्लाइन के बाद, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन के बाद, जो कि 185 BC में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या कंडीशंस थी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस के बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 12 देखिएगा, राइट एन एसे ऑन मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फीचर बताना है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें पुरोहित होता था, ठीक है, एक सेनापति होता था, मंत्री परिषद उनकी पूरी होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे जिनको, ठीक है, एंड रजुकार्स होते थे जो कि लोगों को पनिश करने का एंड रिवॉर्ड देने का काम करते थे, तो आपको ये सब कुछ उसमें बताना होगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ये गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देखिए, डिस्क्राइब द टीचिंग एंड फिलोसफी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की टीचिंग एंड फिलोसफी बतानी है इसमें, तो आप बता दीजिएगा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एक लिटरेचर लिखा, ठीक है, मतलब कि उनके जो अनुयायी थे उन्होंने एक लिटरेचर लिखा, त्रिपिटक कहा जाता था जिसको, एंड त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, जिसमें 3 लिटरेचर इंक्लूडेड थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। एंड आपको इन तीनों के बारे में लिखना होगा कि इन तीनों में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। एंड एनालाइज द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन के बारे में आपको बताना होगा इसमें, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक का माना जाता है? लेटर वैदिक पीरियड का टाइम माना जाता है 1000 BC से 600 BC तक का। एंड इस टाइम पर मेन जो चीज़ें थी वो ये थी कि रामायण एंड महाभारत लिखी गई थी, तो आपको ये सब कुछ बता देना है। कास्ट सिस्टम इस टाइम पर थोड़ा बढ़ने लग गया था, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होने लग गया था, सती प्रथा आ गई थी, तो आपको ये सब कुछ बताना होगा, ठीक है। एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ संगम लिटरेचर फॉर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। संगम लिटरेचर जो कि साउथ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर माना जाता है, इसमें आपको उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने आपको बताया है, आप इनको गूगल पर से भी इनके आंसर सर्च कर सकते हैं। एंड मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड आप इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे प्रिपेयर कीजिएगा कि आप इनके ऊपर 5-6 पेज तो एटलीस्ट लिख ही सकें, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, ठीक है, एंड ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम कॉलेज से जुड़ी सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते गए एंड इसी तरीके से आपकी हेल्प करते गए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ठीक है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एंड अगर आप इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, इनको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है हिंदी मीनिंग, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मत सोचेगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे समझें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है हिंदी में भी, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।